हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। और आप सबको अच्छी तरह पता होगा कि बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं शुरू, तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे इलेक्शंस के ऊपर भी, आई मीन टू से चुनाव। सो लेट्स स्टार्ट। बिहार के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चुनाव के बारे में, यानी कि इलेक्शन के बारे में। चुनाव का होना काफ़ी आवश्यक होता है ताकि चुने गए प्रतिनिधि देश के लिए योजनाएं बनाकर देश को प्रगतिशील कर सकें। देश के सारे कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए चुनाव का होना बहुत आवश्यक है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन चुनाव पे होने वाले खर्चे के बारे में एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा कॉन्सेप्ट है इंडिया में। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 2019 लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो लगभग 55,000 करोड़ रुपए का खर्च सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस के लिए किया गया था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 55,000 करोड़ रुपए का अगर 80% हिस्सा भी हम देश की प्रगति में लगा पाते तो देश को एक अलग ही दिशा मिल जाती। लेकिन ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हमें कुछ न कुछ ऐसा सोचने की ज़रूरत है जो इलेक्शंस के पैसों को या पूरी तरह से सबके सामने रख पाए। आई मीन टू से कि इलेक्शंस पे कितना खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। अगर कोई आरटीआई कर सके तो आरटीआई का जवाब मिलना चाहिए। हर पार्टी को कहाँ से पैसे मिल रहे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं, इसका जवाब देना ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि कोई भी पार्टी का मूल मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की प्रगति ही होनी चाहिए। और अगर उसका ये मकसद नहीं है तो उसे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आप सबको पता है कि ऐसा संभव नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार के चुनाव के बारे में। आप सबको पता है कि अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं निकली है। और जब तक वैक्सीन नहीं निकल सकती है, एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, है ना। लेकिन अगर आप बिहार के इलेक्शंस की वीडियोज़ को ध्यान से देख रहे होंगे तो लाखों की भीड़ में लोग इकट्ठा हो रहे हैं चुनाव और रैलियों के दौरान। और देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग और नो एनी प्रिवेंटिव मेजर्स। मेरे कहने का मतलब है कि ना तो कोई मास्क, सैनिटाइज़र, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों का कहीं भी ख्याल रखा जा रहा है। और इस समय आपकी सेहत के साथ सिर्फ इसलिए खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि इस समय उनके फ़ायदे की बात हो रही है। जब बिहार बाढ़ से तड़प रहा था, परेशान था, ग्रसित था, तब पता नहीं ये कहाँ थे। लेकिन हाँ, जब इलेक्शंस की बारी आई तो आप सब देख रहे हैं कि मतलब जहाँ जिसे नहीं होना चाहिए वो वहाँ भी पहुँच जा रहा है। तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। कल या परसों की बात है, एक वीडियो देख रहा था जिसमें किसी ने कहा कि बिहार मीन्स पॉलिटिक्स। ठीक है, तो एक जो मतलब हमारी सोच बन गई है बिहार के प्रति। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट मैं कोई बिहारी नहीं हूँ। येस, आई एम ऑल्सो बिहारी एंड आई प्राउड टू बी एन बिहारी, बट इट्स टाइम टू चेंज। हमें बदलने की ज़रूरत है। और हमें इसलिए बदलने की ज़रूरत है क्योंकि आज की डेट में एक ई मैगज़ीन है जो 2004 में ये लिखती है कि
बिहार को वर्स्ट ऑफ इंडिया यानी कि सबसे बुरा भारत कहा जाता है। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि बिहार को प्रगति का रोधक कहा जाता है, यानी कि प्रगति होने में बाधक जिसे कहा जाए वो बिहार है। और अगर मैं बिहार के इतिहास की बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि शायद ही ऐसा कोई दुनिया का कोना रहा होगा जहां बिहार का नाम ना पहुंचा हो। नालंदा यूनिवर्सिटी, ओदानपुरा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का खजाना जहाँ था, जहाँ से हमारी सीता जी का जन्म स्थल बिहार में है। अरे मतलब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म हर चीज़ का जन्म बिहार से है। आप ये जान सकते हैं कि गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया बिहार में है। ठीक है, जैनिज़्म के बहुत ही मतलब प्रसिद्ध गुरु महावीरा जी का रिश्ता बिहार से बहुत ही मजबूत रहा है। आप गुरु गोविंद सिंह जी का की ही बात ले लीजिए, जो कि 10वें गुरु थे सिख धर्म के। उनका जन्म भी पटना में हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार को आज हम जिस तरह से देख रहे हैं, मतलब सबसे करप्ट राज्य, सबसे इलिटरेट स्टेट, सबसे अनपढ़ राज्य, और मतलब क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है, मतलब हर तरह से अविकसित, अनडेवलप्ड। क्या ऐसा ही था बिहार? हमारी गलतियों ने इसे ऐसा बना दिया है। और हाँ, गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं। इसीलिए देखिए, बिहार में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी मानसिकता की वजह से बढ़े पड़े। सारी तकलीफ हमारी मानसिकता की वजह से है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते। जात पात, छुआछूत, भेदभाव आज 21वीं शताब्दी में भी भरपूर भरा पड़ा है। हम एक दूसरे का साथ देते नहीं हैं, इसीलिए गुंडे बदमाश भी हमारा फ़ायदा उठाते हैं। गुंडे बदमाश हम पर इसलिए राज कर पाते हैं। बाहुबली बड़ा फेमस नाम होता है ना, बाहुबली बिहार में बहुत चलता है। वो क्यों चलता है? उसके पास पूरा बिहार थोड़ी है। 10, 20, 50, 100 गुंडे होंगे। जबकि मैं ये मानता हूँ कि एक छोटा तहसील में भी 100 से ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर पूरा तहसील एक साथ आ जाए तो कोई बाहुबली नहीं टिक सकता है। लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है, जब तक खुद के सर पे डंडे नहीं पड़ते तब तक चुप रहो। और इस चुप्पी का नतीजा है ये बिहार की दुर्दशा। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी होगी। जो काम हम खुद कर सकते हैं उसके लिए खुद पर निर्भर होना होगा, आत्मनिर्भर होना होगा। सरकार किसी की भी हो, हमें हर सरकार की हर एक योजना के बारे में, हर कार्य के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, या फिर चाहे वो कोई भी योजना हो। जब जानकारी होगी, जब जागरूकता होगी, तभी उन्नति होगी। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि हम सबको बदलने का वक्त आ गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि हर रूप से। आपको पता होगा कि व्यापार और वाणिज्य के मामले में बिहार एक समय पर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता था, बहुत ही अहम भूमिका निभाता था। लेकिन आज की डेट में हम भारत की प्रगति का मतलब बाधक समझ रहे हैं बिहार को। और ऐसा पता नहीं क्यों, ये कॉन्सेप्शन कैसे है, क्यों है, बट मैं ये मानता हूँ कि देखिए, जब आज़ादी मिली थी तो बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर जो थी, जो लिटरेसी रेट है, वो सिर्फ 4.5% थी, 4.22%। बट
टिल नाउ आज की डेट में वो लिटरेसी रेट 53.33% है। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। हम पॉजिटिव चीज़ें देखते ही नहीं हैं, सिर्फ निगेटिव देख रहे हैं। आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसर्स की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ देखिए आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के साथ साथ इंजीनियर्स, आईआईटी, एनआईटी जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस मतलब सबसे पहले खोले गए थे बिहार में। अगर एनआईटी या आईआईटी की बात करें तो जो विश्वविद्यालय हैं बिहार में वो बहुत ही पुराने हैं। तो और उससे बहुत अच्छे विद्यार्थी निकलते भी हैं। तो फिर हम चूक कहाँ रहे हैं? ऐसी कौन सी हमारी गलती है जो बिहार को इस तरह हमें परेशान कर रही है, बिहार को आगे बढ़ने नहीं दे रही है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सही है कि बिहार को बाढ़ बहुत ही अधिक परेशान करता है, लेकिन सिर्फ एक बाढ़ एक पूरे राज्य का इतना नुकसान कर दे, शायद मैं नहीं मानता कि यह संभव है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हमें उन्हें बहुत ही गहनता से समझने की ज़रूरत है। अगर मैं ये कहूँ कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि बिहार भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, राज्य है, और एरिया वाइज पॉपुलेशन में तो वो तीसरा सबसे बड़ा है, लेकिन जो एरिया बिहार के पास है वो उस हिसाब से 13वें नंबर पे है। तो हमारे पास जगह कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा। साथ ही साथ अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट में भी बिहार बहुत ही पीछे है, बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो देखिए, एज ए टीचर मैं ये बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ कि एजुकेशन के बिना किसी भी स्टेट का ग्रो करना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे भी यही होता है कि हमें बहला फुसला कर वोट ले लिया जाता है, और स्पेशली बहला फुसला इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें ये बात पता ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। अभी इलेक्शन से कुछ समय पहले के आपने वीडियोस देखे होंगे, तो जो भी इलेक्शन में खड़ा है वो हर कोई यही कह रहा है कि हम नौकरी देंगे। अरे भाई, अब से पहले कहाँ थे? पहले नौकरियां क्यों नहीं दी? अगर आपके पास थी तो दी क्यों नहीं? और अगर नहीं थी तो अब कहाँ से बरसने वाली हैं नौकरियां? लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछते हैं। हम बस ये देखते हैं कि ये किस जाति का है और किस जाति के लिए सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला है। और अगर जब तक हमारी ये सोच रहेगी तब तक बिहार की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि हम जब भी कुछ ऐसा करते हैं तो जात पात से ऊपर उठकर सोचते ही नहीं हैं। बिहार में जात पात की वजह से क्राइम रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है, और साथ ही साथ छोटी मानसिकता की वजह से हमारी ग्रोथ भी छोटी हो रही है। एक कारण ये भी है कि बिहार की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो गांव में बसती है, और गांव के लोग होते हैं भोले भाले। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि हम इन्वेस्ट करने की जगह वेस्ट करते हैं पैसे का। हम शादियों पे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो खर्च कर सकता है। हम बिहार में शादियों पे जितना खर्च होता है, लगता है कि मतलब शायद वो अपनी उम्र भर की कमाई लगा दे। तो जब हम इतना पैसा ऐसी जगह वेस्ट करते हैं जहाँ से कोई रिटर्न नहीं आने वाला है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ ग्रो करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो ये सोचने वाली बात है। हाँ ठीक है, बिहार का विभाजन हो गया, झारखंड बन गया, तो क्या हुआ?
बाढ़ की समस्या पर सबसे ज़रूरी है कि पूरा स्टेट मिलकर सोच समझकर कोई ऐसा कदम उठाए जिससे बाढ़ की समस्या को हमेशा के लिए सुलझाया जा सके। और इस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और इस समय वीडियो बनाने के बावजूद ये बैकग्राउंड नॉइज़ ख़त्म नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड नॉइज़ की बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियोज़ हमेशा अपलोड नहीं कर पाता हूँ। सो अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा यंग पीपल, जवान लोग अगर किसी राज्य में है भारत के, तो वो बिहार में है। और जितने भी स्टेटिस्टिक्स, जितने भी आंकड़े मैंने दिए हैं आपको, इसमें से कोई भी मैं अपनी मन से नहीं कह रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन गूगल पे हर चीज़ उपलब्ध है, आप सर्च कर सकते हैं। तो जब कोई चीज़ जवान होती है तब वो पैसा कमाना शुरू करती है, और आज वो समय है जब बिहार के पास वो क्षमता है कि वो सबसे बेहतर कर गुजरे। और इस समय हमें बहुत ही सोच समझकर फैसला लेने का समय है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, आरजेडी को वोट दीजिए या कांग्रेस को वोट दीजिए। आप जिसको इच्छा है उसको वोट दीजिए, बट उससे सवाल करना सीखिए। उससे पूछिए कि भाई साहब, आप वोट से पहले जो ये वादे कर रहे हो कि मैं नौकरियां दूंगा, दोगे कहाँ से? कहाँ से देने वाले हो ये नौकरियां? जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, क्या उसकी जॉब छीन कर मुझे देने वाले हो? क्या जो बॉर्डर पे सोल्जर्स हैं उनकी जगह हमें नौकरी मिलने वाली है? या पुलिस स्टेशन में जो पुलिस है उन्हें नौकरी से हटाने वाले हो? हटाने वाले किसको हो? नहीं ना। फिर तो सरकारी नौकरी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि बॉर्डर पे जितने सैनिकों की ज़रूरत है, आई थिंक कि उतने हैं, और इसीलिए नई वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं। तो ये सब चीज़ें सोचने की बात है। हमें ये जो मतलब पता नहीं क्यों, बट ऐसा होता है कि कोई भी बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है कि हम नौकरी देंगे। अरे दोगे कहाँ से? मैं तो यही सोच के रहा। कल तक जो हमें लाठियां बरसा रहे थे घर से बाहर निकलने पर, सब्जी के लिए, दूध के लिए निकलने पर, आज वो अपनी इलेक्शंस में सोशल डिस्टेंसिंग और की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनसे कोई ये क्यों नहीं पूछता कि भाई साहब, आज आप इस जो जनता को इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये है असली मुद्दा। सोच समझकर वोट देना हमारी जिम्मेदारी है। एक ऐसे इंसान को वोट देना जिसे आप सच में लगता है कि हाँ वो पढ़ा लिखा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि चुनाव में इलेक्शंस होने से पहले ना एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि बंदा काबिल भी है या नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको एमपी और एमएलए की फुल फॉर्म तक पता नहीं है, और वो इलेक्शन में खड़े हैं, और उनका कहना है कि जब जीत लेंगे तो सब सीख जाएंगे। और जो लाखों विद्यार्थी आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के बिहार को कोसने में लगे हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ कर ये विनती है कि प्लीज़ सोचिए और जवाब दीजिए। और हाँ, वोट देने से पहले अगर हो सके तो एक बार ध्यान से सोचिए और कोशिश कीजिए कि पहले से पता हो कि कौन सा सरकार क्या प्लान कर रहा है किस स्टेट के बारे में। जब सीएए की बात थी तो आसाम, दिल्ली, हर जगह युवाओं से लेकर हर उम्र के लोगों ने जहां सपोर्ट करना था, जिसे सपोर्ट करना था उसे सपोर्ट किया, और जिसे
विरोध करना था उसने विरोध किया। मैं ये नहीं कहता कि आप सपोर्ट या विरोध कीजिए, लेकिन आपको जो सही लगता है उसके लिए आपको खड़ा होना होगा। आपको अपनी जिम्मेदारी समझकर उससे निभाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो भी जिस किसी को भी वोट दीजिए, सोच समझकर वोट दीजिए और वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जब जिसका रिजल्ट आने वाले बिहार का भविष्य तय करेगा। तो वर्तमान में हमारी एक गलती हमारा पूरा भविष्य बिगाड़ सकती है। तो बहुत ही सोच समझकर, और इतनी सूझबूझ तो गांव के अनपढ़ और गंवार इंसान में भी है कि हाँ, कौन अच्छा है और कौन सही। अनपढ़ और गंवार सिर्फ सर्टिफिकेट्स के बेस पर मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे तो हैं पर हैं बिल्कुल गंवार, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास भले ही कोई सर्टिफिकेट ना हो बट दे आर वेरी वेल कैपेबल। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये बात तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वैसे बिहार की राजधानी है कैपिटल, बिहार की राजधानी है पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र भी है। और पाटलिपुत्र व्यापार के लिए बहुत ही फेमस रहा है। ठीक है, 22 मार्च 1912 को, आज से लगभग 110 साल पहले, बिहार राज्य की स्थापना हुई। बिहार उड़ीसा से अलग हुआ शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और आज की डेट में जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा राज्य है। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। तो ये है कुछ हिस्ट्री। और अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में हम एक दूसरे से सवाल पूछना सीख सकें। हम ये पूछ सकें कि आज से पहले कहाँ थे और आने वाले समय में क्या करने वाले हो। और हाँ, सिर्फ सवाल पूछने से नहीं होगा, अगर ज़रूरत पड़े तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उसके लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। IAS, IPS और इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करना बहुत अच्छी बात है, और ये कहकर हमें गर्व भी होता है। लेकिन इसी के साथ हमें इन चुनावों में ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ खड़े होकर भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।